हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी यानी कि जीसीए। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं और हिंदी में एक हरी प्रविष्टि प्रणाली के नाम से भी ये जाना जाता है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पे कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो अपना अकाउंट रखते हैं, और अगर वो रखते हैं तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको संभाल के रखते हैं। तो अगर हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम कैसे जानेंगे कि कोई एक बिजनेस जो है वो अपना अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम पे रखा हुआ है। मान लीजिए कोई बिजनेस है, उस बिजनेस ने केवल अपना डेटर का लिस्ट और क्रेडिटर का लिस्ट रखा हुआ है, मतलब कितना उधार बेचा और कितना उधार खरीदा है, इसका अगर केवल रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे क्या कि उसने प्योर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम को अपनाया हुआ है, यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम यानी सिंगल एंट्री सिस्टम पे उसने अपना अकाउंट बना रखा है। और हम लोगों को इन्हीं दो डेटा से उसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको कैश बुक मिलेगा, बैंक का ट्रांजैक्शंस भी मिल जाएगा, डेटर का लिस्ट भी मिल जाएगा, क्रेडिटर का भी लिस्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट उस बिजनेस का नहीं मिलेगा। वो एज एन अकाउंटेंट आपको इन सभी डेटा से बनाना होता है। तो ऐसे ऐसे अगर कोई बिजनेस है जिस बिजनेस में केवल इतने ही डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, तो इसको भी बोलेंगे कि उस बिजनेस ने अपना अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पर रखा हुआ है। अगर कुछ थोड़े से जो बड़े बिजनेस होते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ पर्सनल अकाउंट्स रखे होते हैं, जैसे कि डेटर का पूरा कंप्लीट लिस्ट होता है, क्रेडिटर का पूरा कंप्लीट लिस्ट होता है, और कैश बुक होता है, बैंक कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक भी होता है, सेल्स बुक भी होता है, परचेजेस बुक भी होता है, सेल्स रिटर्न बुक भी होता है, परचेज रिटर्न भी बुक भी होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं मिलेगा, लेजर्स नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं मिलेगा, बैलेंस शीट नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में कहा जाएगा क्या कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस का भी जो रिकॉर्ड है वो क्वासी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम पे उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है। अब हम लोगों को सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर पढ़ना क्यों होता है? तो सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर पढ़ने के बाद हमें चाहे इस बिजनेस का हो, चाहे ये डॉक्यूमेंट्स मिले, चाहे ये डॉक्यूमेंट्स मिले, हम इनको बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना भी सकते हैं, एज वेल एज बैलेंस शीट भी ऐसे बिजनेस का हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पता करना होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए हम लोग 3 मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जो पहला मेथड होगा वो होगा कैपिटल कंपैरिजन मेथड, जिसको कि हिंदी में पूंजी तुलना मेथड कहते हैं, विधि। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है, और एक है फाइनल अकाउंट मेथड, जिसको कि कन्वर्जन मेथड भी। 11th के स्टूडेंट है तो जनरली ये दो ही आपके सिलेबस में रहता है कि कैपिटल कंपैरिजन मेथड या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। लेकिन अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट है या फिर सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर आपको फाइनल अकाउंट मेथड या कन्वर्जन मेथड जिसको कहते हैं, तो ये ज़्यादातर आता है। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा तो हम लोग इसी को सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, सिस्टम क्या होता है तो उसको तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि जहाँ पे एक बिजनेसमैन ने केवल अपने लेन देनों का ही रिकॉर्ड रखा हुआ है, उसके लिए प्रॉपर लेजर नहीं बनाया हुआ है, या फिर उसकी जर्नल एंट्रीज पास नहीं की है, या फिर अलग से कोई बुक्स नहीं बनाया हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है, बैलेंस शीट नहीं बनाया है, तो ऐसे केसेस में बोलेंगे क्या कि वो बिजनेसमैन अपना अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत रखता है। तो उसके फ़ायदे क्या हैं? तो फ़ायदे ये देखिए कि सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि कन्वीनियंट है, सुविधाजनक होता है। कभी भी अगर आप अकाउंट अपने तरीके से बनाएंगे तो आपको सुविधाजनक लगेगा, लेकिन अगर अकाउंट आपको कहा जाए क्या कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से बनाओ, तो इसके लिए आपके पास डेबिट क्रेडिट का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा, सस्ता पड़ता है, आपको अकाउंटेंट नहीं रखना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस है उसमें जो भी लेन देन हो रहा है उस लेन देनों को आप अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हो, तो किसी अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई अकाउंटिंग नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो सिस्टम है, जैसे अभी जो बताया, ये जो सिस्टम होता है जिसमें आप इतनी ही तरह के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो ये सिस्टम स्मॉल बिजनेस के लिए आसान होता है। लेकिन अगर लार्ज स्केल बिजनेस है तो आपको कानून का पालन करना पड़ेगा, और वहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, उनके तहत फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। तो इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम में जनरली आपको स्मॉल बिजनेस में ही देखने को मिलेगा। और टाइम की भी बचत होती है, लेबर भी बचत होता है, ज़्यादा लेजर ट्रायल बैलेंस तो कुछ बनाना नहीं होता है, तो इसीलिए लेबर भी बचत हो जाता है। एज वेल एज फ्लेक्सिबल मेथड है। फ्लेक्सिबल मेथड का मतलब है हर एक बिजनेसमैन अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन अगर कहा जाए कि जर्नल एंट्री, तो हर एक बिजनेसमैन अपने हिसाब से जर्नल एंट्रीज नहीं बनाएगा। जर्नल एंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही बनाएगा।
तो यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम का मेथड जो है फ्लेक्सिबल है, मतलब जैसे मर्जी वैसे आप मतलब अपनी मन की मर्जी चला सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस लिख सकते हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो है वो बड़ा होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएगा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें जनरली आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है, मतलब प्रॉफिट लॉस निकालना होता है। तो इसके 3 मेथड हैं, अभी पहले भी आपको बताया था, जैसे कि कैपिटल कंपैरिजन मेथड है, एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है, और एक है फाइनल अकाउंट मेथड या कन्वर्जन मेथड है। इसमें थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब जो आंसर है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें बहुत सारे हमें लेजर बनाने होते हैं, तब जाकर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगा। ये सबसे आसान होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड जो है उसमें आपको एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाना होता है, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होता है उन रिकॉर्ड से। तो अभी हम लोग ये कैपिटल कंपैरिजन मेथड जो है इसको ख़त्म कर लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस में अगर ऐसा कहा जाए कि 1/4/2015 है, 1/4/2015 को जो इन्होंने कैपिटल लगाया था वो कैपिटल मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाया था, और 31/3/2016 को इनका जो कैपिटल है वो कैपिटल हो गया 18 लाख हो गया। ठीक है बात यहाँ तक। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल, और ये जो कैपिटल है ये है क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल को हम लोग केवल कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए इसको। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 18 लाख। 18 लाख में से आप 10 लाख माइनस करें तो जो प्रॉफिट है वो 8 लाख होगा। हालांकि इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो अब डिटेल इसका थोड़ा बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है कैपिटल कंपैरिजन मेथड में तो कैसे करके क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। ऊपर में आपको क्या करना है कि लिखना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, जो भी आपका डेट रहेगा तो वो आप डाल देंगे। और इसको जो है इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है आपने। यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख देना है, और बहुत सारा डिटेल रहेगा। उस डिटेल्स में से क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखना है क्लोजिंग कैपिटल, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल, तो आप क्लोजिंग कैपिटल लिख दीजिए। उसमें आपने ऐड करना है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स भी दिया रहेगा कि एक पार्टनर या फिर इंडिविजुअल ने कितना बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाला है, इसको यहाँ पर जोड़ना है। जैसे मान लीजिए क्लोजिंग कैपिटल है 5 लाख रुपया और ड्राइंग्स अगर 3 लाख रुपया किया है, तो जो टोटल हो गया वो हो गया 8 लाख रुपया। इसमें से फिर आपने लेस करना है, बीच में अगर कोई कैपिटल लगाया होगा तो उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, तो जो एडिशनल कैपिटल है उसको लेस करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर होगा तो उसको लेस कर दीजिएगा। मान लीजिए 1 लाख है एडिशनल कैपिटल, तो उसको लेस करना है तो ब्रैकेट डाल देना है लेस करने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 लाख रुपया। इसको हम लोग बोलेंगे नेट एडजस्टेड कैपिटल, ये नेट एडजस्टेड कैपिटल हो गया। और इसमें से फिर आपको लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब साल के शुरू में जो कैपिटल लगाया था उसको यहाँ से क्या करना है, लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि 4 लाख है, तो 4 लाख आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 4 लाख माइनस करने के बाद जो भी बच रहा है उसको प्रॉफिट माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 लाख रुपया बच रहा है तो उसको प्रॉफिट माना जाएगा। अगर ये नेगेटिव आता तो इसको हम लोग लॉस बोलते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो कैपिटल इसमें ये आप अगर 11th में हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन शुरू में ही मिल जाएगा, मतलब ज़्यादातर इसी पे क्वेश्चन रहता है 11th में।
तो आपको शुरू में ही मिल जाएगा, जिसमें आपको ये डिटेल सब दिया रहेगा। कौन कौन सा डिटेल दिया रहेगा? क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा, ड्राइंग्स दिया रहेगा, एडिशनल कैपिटल दिया रहेगा, ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा। आपको बस इस फॉर्मेट पे बैठाना है और ये नेट प्रॉफिट आपको निकालना है। तो आई होप इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा जहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा और आपसे ये कहा जाएगा कि कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, तो आप बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आपको आपके बुक में मिल रहा है उसको आप लोग तब तक कंप्लीट करो। फिर जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं।